नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, पहला व्याख्यान, जिनका नाम भारत में बड़े अदब के साथ लिया जाता है, बहुत सम्मान जिनको इस देश ने दिया है और इस सम्मान के वे हकदार हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के राष्ट्रवादी जो मुसलमान हैं उनमें सबसे अग्रणी थे। जिन मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया, देश की बात की और देश के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लिया, उनमें मौलाना आज़ाद साहब सबसे आगे हैं। जहां इकबाल जैसे मुस्लिम विचारक सदैव हिंदुओं और मुसलमानों में न पटने वाली खाई की बात करते थे, भेद की बात करते थे, वहीं मौलाना आज़ाद साहब इन दोनों समुदायों में एकता की वकालत करते थे। ऐसे मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में, जो कि मुसलमानों का पवित्र स्थान, वहाँ 11 नवंबर 1888 को हुआ था। वे 16वीं सदी के प्रसिद्ध मुस्लिम संत शेख हज़रत शेख जमालुद्दीन के वंशज थे। हज़रत शेख जमालुद्दीन के वंशज थे। उनका बचपन मक्का में बीता। 1898 में वे मक्का से बंगाल आए, कलकत्ता। 1905 में काहिरा गए और 1907 में वापस भारत लौटे। इस्लामी ज्ञान, अरबी, फारसी और उर्दू जो लैंग्वेज है और लिटरेचर, साहित्य में उनको सिद्धस्त एक अच्छा ज्ञान उन्होंने हासिल कर लिया था। यूरोपीय इतिहास के भी वे अच्छे जानकार थे, बहुत अच्छे जानकार थे। और अंग्रेजी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर भी उनका पूरा आधिपत्य था। साहस, स्मरण शक्ति और लगन के वे धनी थे। लेखन कला की बात की जाए और भाषण कला की बात की जाए, उसमें भी वो सर्वविख्यात थे। उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक था। यद्यपि सत्ता और संपत्ति की उन्हें कभी चाह नहीं रही, लेकिन उन्हें कभी इसकी कमी भी नहीं रही। वे उदार थे, क्षमाशील थे और किसी के भी प्रति मन में द्वेष भाव नहीं रखते थे। जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो सर सैयद अहमद खां द्वारा मुसलमानों में भ्रांति फैलाने का कार्य प्रारंभ हो गया और बाद में जिन्ना ने इस काम को बहुत आगे बढ़ाया। उसका निराकरण करने में और जो प्रदूषण जिन्ना द्वारा फैलाया जा रहा था उसको दूर करने में मौलाना साहब ने अपनी जी जान लगा दी। 1908 में उनके पिता की मृत्यु के बाद आज़ाद ने इस्लामी देशों की यात्रा की और अनुभव किया कि मुस्लिम विश्व नए विचारों और आंदोलनों से आप्लावित हो रहा है। जब वे भारत लौटे तो क्रांतिकारी विचारों से भरे हुए थे। धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को वे पहले ही त्याग चुके थे
और उनमें यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि हिंदू और मुसलमान को एक होकर रहना चाहिए। अपने विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने 1912 में अल हिलाल नामक एक पत्रिका निकालनी प्रारंभ की। उन्होंने अलीगढ़ स्कूल की विचारधारा का विरोध किया और मुसलमानों से देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने तथा राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस का साथ देने का अनुरोध किया। उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का विरोध और राष्ट्रवाद का प्रचार करना था। अली बंधुओं और मुख्यतः मौलाना आज़ाद के प्रभाव के फलस्वरूप प्रारंभिक चरण में मुस्लिम लीग की नीति में रचनात्मक परिवर्तन हुए। 1916 में कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। अंग्रेजी सरकार की नज़र में मौलाना आज़ाद की गतिविधियां चिंताजनक थी, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर काम करें, एक साथ होकर आज़ादी की लड़ाई लड़े। वो तो दोनों में खाई देखना चाहते थे। सरकार ने अल हिलाल को एक खतरनाक प्रचारक के रूप में देखा। जो अल हिलाल हमारी दृष्टि में एक राष्ट्रवादी पत्रिका है, दोनों धर्मों को एक साथ जोड़कर रखने वाली पत्रिका जो संदेश देती है, वो अंग्रेजों की दृष्टि में खतरनाक हो गई और उन्होंने इस पत्र को जो है इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी। 1916 में सरकार ने मौलाना आज़ाद को बंगाल छोड़ देने का आदेश दिया और रांची में उनको अंतर्वासित कर दिया, जहां से प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में उन्हें मुक्त किया गया। मौलाना आज़ाद ने 1920 में महात्मा गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता हो गए थे और जनमानस में उनका बड़ा प्रभाव था। राष्ट्रवादी विचारों के थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, सभी जातियों में एकजुटता के समर्थक थे, सभी को अपना स्वीकार करने वाले, धर्म और जाति के आधार पर कोई भेद नहीं जिनके मन में, वो उन महात्मा गांधी के ये शिष्य हो गए। मौलाना आज़ाद ने 1920 के असहयोग और खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को बहुत अधिक संख्या में शामिल किया। वास्तव में खिलाफत और असहयोग आंदोलन साथ साथ चलाने में आज़ाद के प्रयत्नों का बहुत बड़ा योगदान था। 20 फरवरी 1920 को कलकत्ता में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में खिलाफत सम्मेलन आयोजित हुआ और इस सम्मेलन ने असहयोग आंदोलन पर एक प्रस्ताव पास करके यह निर्णय किया था कि खिलाफत के प्रश्न को ब्रिटिश सरकार को समझने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। जब मई 1920 में बंबई में केंद्रीय खिलाफत समिति की बैठक हुई, जिसमें तुर्की शांति संधि की शर्तों पर क्षोभ प्रकट करते हुए मुसलमानों की मांगों को उचित ठहराया गया और अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन छेड़ने की निर्णय की भी घोषणा की गई। मौलाना आज़ाद ने शरीयत पर आधारित अपना मत इन शब्दों में प्रकट किया कि यदि भारत के आज़ाद होने के बाद यहाँ ऐसी सरकार राज चलाती है जो मुसलमानों को दूसरे संप्रदायों के बराबर आज़ादी और अधिकार देती है, तो इस्लाम की हिदायत के अनुसार मुसलमानों का भी यह फर्ज हो जाता है कि वे भारत पर किसी भी आक्रमणकारी का मुंह तोड़ जवाब दें।
फिर वह आक्रमणकारी चाहे मुसलमान हो या खलीफा की सेना से ही क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मौलाना आज़ाद साहब का, रेखांकित करने योग्य विद्यार्थियों। और जब ये आंदोलन चल रहा था, मौलाना आज़ाद असहयोग आंदोलन के दौरान इनको जेल भी भेज दिया गया। मौलाना साहब ने समझ लिया था कि यद्यपि मुसलमानों को मध्ययुगीन विचारधारा से एकदम पृथक करना है, तथापि इस दिशा में प्रयत्न करके उसे आधुनिक उदारवाद की ओर जाना है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि मुसलमानों को पाश्चात्य सांस्कृतिक और राजनीतिक दासता से भी छुटकारा दिलाना है। जनवरी 1922 में जो कलकत्ता ट्रायल कोर्ट में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस्लाम की शिक्षाएं यह कतई उचित नहीं समझती कि मुसलमान किसी भी परिस्थिति में अपनी आज़ादी खोने के बाद भी जीवित रह सकते हैं। मुसलमानों को या तो स्वयं का विनाश कर लेना चाहिए अथवा आज़ादी में सांस लेना चाहिए। इस्लाम में कोई तीसरा विकल्प नहीं है। आज़ाद साहब ने यह बात कलकत्ता ट्रायल कोर्ट में कही। आज़ाद के ये शब्द उनकी मनस्थिति के सूचक हैं। यह वाक्य बताता है कि आज़ाद आज़ादी को कितना पसंद करते थे। गुलामी की सूरत में उन्हें जिंदा रहना भी पसंद नहीं था। आज़ाद इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि विश्व के दूसरे करोड़ों मुसलमानों की आज़ादी का भारत की आज़ादी के साथ अंतः संबंध है। उन्होंने घोषणा की कि खिलाफत की समस्या का सही हल भारत की स्वतंत्रता पर निर्भर है। पर आज़ाद इस बात को भी समझते थे कि भारत की आज़ादी हिंदू मुस्लिम एकता को साकार किए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। आगरा में 1921 में खिलाफत सम्मेलन को उनके सभापति पद पर आसीन जब वो थे तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत के 7 करोड़ मुसलमानों को चाहिए कि वे अपने 20 करोड़ हिंदू भाइयों के साथ इस तरह जुड़ जाएं कि दोनों एक होकर एक समुदाय और एक राष्ट्र की शक्ल, वन पीपल एंड वन नेशन, इस थ्योरी पे आ जाए। आज़ाद के सामने प्रारंभ से ही यह समस्या रही थी कि अपने देशवासियों और मुसलमान भाइयों तक अपने इन विचारों को कैसे पहुंचाया जाए और किस प्रकार उन्हें आज़ादी की लड़ाई से अच्छे योद्धा बनाए जाए। आज़ादी की लड़ाई में एक अच्छे योद्धा कैसे बनाए जाए, इस समस्या के हल के लिए उन्होंने उर्दू में अल हिलाल साप्ताहिक जो पत्रिका है उसको अपना जरिया बनाया। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी से छूटने के बाद मौलाना साहब 1923 में कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं 1923 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस समय महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन के विरुद्ध कांग्रेस के भीतर और बाहर असंतोष व्याप्त था। कांग्रेस एक बार पुनः विघटन के कगार पर भी थी और केवल उदार तथा सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण ही कांग्रेस को विभाजित होने से बचा सकता था। कांग्रेस में बढ़ती हुई फूट को देखकर मौलाना आज़ाद ने मध्यस्थता की और जो स्वराज्यवादी थे के कार्यक्रम के प्रति रचनात्मक और यथार्थपरक रवैया अपनाने पर जोर दिया। उनके सभापतित्व में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जिन कांग्रेसियों को
कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध धार्मिक या और किसी प्रकार की आपत्ति न हो, उन्हें अगले निर्वाचन में खड़े होने और अपनी राय देने के अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता है। मौलाना आज़ाद के सभापतित्व में यह निर्णय भी लिया गया कि कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध सारा प्रचार बंद कर दिया जाए और रचनात्मक कार्यक्रम को पूरी सख्ती से काम किया जाए। मौलाना आज़ाद का जीवन स्वतंत्रता संग्राम के प्रति, विद्यार्थियों, उनका जो जीवन है स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित हो चुका था। अतः दूरदृष्टि से काम लेते हुए उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाकर स्वाधीनता संग्राम में उनकी जो भूमिका है, उन्होंने एक, यूँ कहें कि एक मुख्य जो शिल्पी जो होता है, जो चीज़ों को जोड़ने का, चीज़ों को सजाने का, डिज़ाइन एक अच्छा उसको प्रस्तुत करने का, वो कार्य मौलाना आज़ाद साहब उस भूमिका में हमें दिखाई देने लगते हैं। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।